Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि आप सामाजिक विज्ञान में अपनी पाठ्य योजना को कैसे बना सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे आपको लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं, उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को आप बना रहे होते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान भूगोल में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। चक्र यहाँ पे हमारा सेकंड है। इसका मतलब यह होता है, चक्र का मतलब यह होता है कि बच्चों को पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा क्या है। तो बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है, इसलिए हमने चक्र में सेकंड को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। अवधि बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है टीचिंग करने के लिए, उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के दौरान हमें 35 मिनट्स मिले हुए हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। उसके बाद आप लिखते हो समान उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह समान उद्देश्य क्या होते हैं। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा, उसे हम समान उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम समान उद्देश्य में लिखते हैं। और मैं समान उद्देश्य के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यह दे दूं, जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना में यही समान उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। समान उद्देश्य में आपको अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स अपने विषय के बारे में लिखना होता है। तो समान उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव का अर्थ व कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में है, छात्रों को जीवन में औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में है, छात्रों को औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव और उसके प्रकार के बारे में जानकारी देना। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है, छात्रों को औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव के प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। पांचवा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है, छात्रों को औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा और लास्ट हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को औद्योगिक क्रांति एवं उसके प्रभाव के अर्थ का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में है,
छात्रों को औद्योगिक क्रांति एवं उसके प्रभाव के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। उसके बाद है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को औद्योगिक क्रांति एवं उसके प्रभाव की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को औद्योगिक क्रांति एवं उसके प्रभाव के महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को औद्योगिक क्रांति एवं उसके प्रभाव के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को औद्योगिक क्रांति एवं उसके प्रभाव के आकार के बारे में प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होते हैं। सहायक सामग्री आप बच्चों को जो भी टॉपिक ब्लैक बोर्ड में आप जो भी बच्चों को जो भी टॉपिक आप समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वो टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या। तो पूर्व ज्ञान जो होता है लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो, छात्र औद्योगिक क्रांति एवं उसके प्रभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं आपको यह बताऊँ कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सकें, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकें। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हमें 3 कॉलम बनाना होता है। पहला कॉलम तो हमको बनाना होता है क्रम संख्या का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि हमको बनाना होता है छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हमें बनाना होता है छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो छात्र आंसर देते हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, इंग्लैंड देश में औद्योगिक क्रांति होने के क्या कारण थे। तो छात्र आंसर देते हैं क्योंकि इंग्लैंड में लोहे व कोयले के अपार भंडार थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। तो छात्र आंसर देते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव के बारे में बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि छात्रों को चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। छात्रों को औद्योगिक क्रांति के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हो, बच्चों आज हम औद्योगिक क्रांति एवं उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप एक लाइन लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। चौथा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों के बारे में लिखते हैं। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखते हैं औद्योगिक क्रांति क्या है। छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में उत्पादन, यातायात, आधारभूत उद्योगों में अभूतपूर्व परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं।
औद्योगिक क्रांति उत्पादन के साधन में द्रुत परिवर्तन को रेखांकित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में मानव का स्थान मशीन ने ले लिया। कुटीर उद्योगों के स्थान पर कारखाना प्रणाली तथा दस्तकारी के स्थान पर मशीन युग का आरंभ हुआ। क्रांति का प्रचलित अर्थ अकस्मात परिवर्तन होता है। 18वीं सदी में तकनीकी क्रियाओं में आश्चर्यजनक रूप से अकस्मात परिवर्तन होता है। 18वीं सदी में तकनीकी क्रियाओं में आश्चर्यजनक रूप से अकस्मात परिवर्तन हुआ, जिसका प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक और अर्थतंत्र पर पड़ा। इससे राज्य की नीति भी प्रभावित हुई और आम आदमी भी। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्टकार के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्टकार में लिखेंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में उत्पादन, यातायात, आधारभूत उद्योगों में अभूतपूर्व परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्टकार में लिखेंगे। 18वीं सदी में तकनीकी क्रियाओं में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन होता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पहला क्वेश्चन पूछते हैं। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, उत्पादन के साधन में किसे रेखांकित किया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, उत्पादन के साधन में द्रुत परिवर्तन को रेखांकित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, क्रांति का प्रचलित अर्थ क्या होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, क्रांति का प्रचलित अर्थ अकस्मात परिवर्तन होता है। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम फिर से बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले पॉइंट्स के नाम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम में, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि आप लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्टकार का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हम व्याख्या करने का टॉपिक हमारा है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। छात्राध्यापक क्रियाओं कलम में आप लिखते हैं व्याख्या, आप लिखेंगे व्याख्या, और छात्र छात्रा अनुक्रिया के कलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। औद्योगिक क्रांति यद्यपि सर्वप्रथम इंग्लैंड में संपन्न हुई तथा उसके पश्चात संपूर्ण यूरोप में फैली। अर्नाल्ड टायनबी ने औद्योगिक क्रांति को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया और रेमजेमोर ने बिना शोर के शांतिपूर्ण होने वाली क्रांति बताया है, जिसने यूरोप और एशिया पर प्रत्यक्ष और परोक्ष अच्छे और बुरे प्रभाव डाले। औद्योगिक क्रांति
ने सामाजिक एवं धार्मिक पहलुओं पर प्रभाव डाला एवं परिवर्तन किए। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति केवल इंग्लैंड की ही नहीं अपितु विश्व के औद्योगिक इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिसने संपूर्ण मानव जाति की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक पहलुओं पर प्रभाव डाला एवं परिवर्तन किए। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति केवल इंग्लैंड की नहीं अपितु विश्व के औद्योगिक इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिसने संपूर्ण मानव जाति की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, सामाजिक प्रभाव, ब राजनैतिक प्रभाव, श आर्थिक प्रभाव, द विचारधारा पर प्रभाव, ई औद्योगिक प्रभाव। अ सामाजिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति ने मध्य वर्ग की शक्ति को अभिव्यक्त किया। इस क्रांति के फलस्वरूप संयुक्त परिवार प्रणाली को काफी आघात पहुंचा। फैक्ट्री प्रणाली से मालिक व मजदूरों के परस्पर संघर्ष, श्रमिकों के शोषण, श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ह्रास, उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। पहला, बेकारी। मशीनों में काम करने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए बेकारी बढ़ गई। श्रमिकों की खराब दशा। श्रमिकों को वेतन सदैव रुपयों के रूप में नहीं दिया जाता था, वेतन को सम्मान के रूप में भी दिया जाता था, जिनमें से बहुत सा सम्मान उनके लिए अनुयायी होता था। इस प्रकार श्रमिकों की दशा बहुत खराब हो गई। तीसरा, पूंजी व श्रम। चौथा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे औद्योगिक क्रांति यद्यपि सर्वप्रथम इंग्लैंड में संपन्न हुई तथा उसके पश्चात संपूर्ण यूरोप में फैली। दूसरा पॉइंट से आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक व धार्मिक पहलुओं पर प्रभाव डाला। तीसरा पॉइंट से आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे औद्योगिक के प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, सामाजिक प्रभाव, राजनैतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, विचारधारा पर प्रभाव, औद्योगिक प्रभाव। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, औद्योगिक क्रांति ने किन पहलुओं पर प्रभाव डाला? तो छात्र आंसर देते हैं औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक व धार्मिक पहलुओं पर प्रभाव डाला। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, औद्योगिक क्रांति के कितने प्रभाव हैं, उनके नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं औद्योगिक क्रांति के 5 प्रभाव हैं। पहला सामाजिक प्रभाव, दूसरा राजनीतिक प्रभाव, तीसरा आर्थिक प्रभाव और चौथा है
विचारधारा पर प्रभाव और पांचवा है औद्योगिक प्रभाव। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप सब औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के बारे में अच्छे से पढ़कर आइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हमने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना के दौरान अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने अपने ऐसे ही रोचक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।